Good morning students, RPS Public School, online classes. Students, we shall discuss whatever the material has been provided concerning your question and answer. I just provided here in the Bazaars of Hyderabad. First of all, I would like to greet on the occasion of Indian Force Day. So I will just wish you, all of you, हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे। आज इंडियन एयरफोर्स डे दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। अब आइए आप यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। वी आर गोइंग टू बी डिस्कस ओवर दिस चैप्टर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड सम क्वेश्चंस। तो उसमें सब कुछ क्वेश्चंस आंसर में कुछ स्टूडेंट्स को परेशानियाँ हो रही थी, वो समझने में कुछ परेशानी हो रही थी। उसका मीनिंग कैसे क्या समझ रहा है उसको आप समझ लीजिए। एक एक करके जो भी क्वेश्चन हमने भेजा था वर्बली मैंने ओरली मैं बता दूंगा आपको, उसको ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन भेजे थे आपको व्हाट्सएप से, हाउ मेनी कलर्स आर मेंशन। जैसा कि इन द बाजार ऑफ हैदराबाद, लेट मी जस्ट रिकैपिटुलेट और रिकैप्चर ऑल द मटेरियल्स इन ए वेरी शॉर्टली मैनर। ये जैसा आपने पोएम देखा इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, सरोजिनी नायडू ने लिखा, और वो जब मार्केट पे जाती है तो जस्ट ही इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्ट हर सेल्फ दैट हाउ इंडियंस आर गोइंग टू बी परचेज नाउ, एंड शी वॉज वेरी मच डिवोटेड फॉर द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। वो आज़ादी की लड़ाई के समय की बात है, उस समय ये उन्होंने ये कविता लिखी थी। और उसी के दरमियान उन्होंने एक इन द बाजार ऑफ हैदराबाद में उन्होंने ये शो किया था कि आप बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस आते हैं और इंडियन गुड्स ले रहे हैं, ब्रिटिश गुड का वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं। उनको भी प्रेरणा है, लोगों को दे रही हैं अपने कविता के माध्यम से कि आप लोग जब भी सामान खरीदिए तो भारतीय सामान से बनी चीज़ों को खरीदिए, हाँ, ब्रिटिश का बना हुआ नहीं, उसको एकदम डिस्कार्ड कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी कलर्स आर मेंशन इन द पोएम इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में के बाजार में बहुत सारे सामान थे, हर कलर के थे। तो टोटल जो उन्होंने जो पोएम में जो कविताएं लिखी, उस कविता में कितने कलर्स को उन्होंने इस्तेमाल किया अपने कविता में, पोइटिस ने, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। हाउ मेनी कलर्स आर मेंशन इन द पोएम इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। देयर आर 9 कलर्स। अब यहाँ पर देखेंगे 9 कलर्स का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, 9 कलर्स का इस्तेमाल किया गया पोएम में। और इन द बाजार ऑफ हैदराबाद वाले पोएम में कलर्स कौन कौन थे? सिल्वर, क्रिम्सन, पर्पल, ब्लू, एजोर, रेड, गोल्ड, अंबर एंड वाइट। इस तरह के कलर यूज किया गया है। इतने सारे कलर्स, जो 9 कलर्स हैं, काउंट करेंगे वो 9 होता है। सेकंड क्वेश्चन आया था आपके सामने, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द पोएम ऑफ द इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद। यानी हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि ऐतिहासिक, क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड है इस कविता का, ये वाला कविता का, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद। ये जो कविता लिखी गई है, आखिर ये लिखने के पीछे क्या इतिहास की कहानी छिपी हुई है, कौन सी ऐतिहासिक बात थी जिससे ये कहानी यहाँ लिखी हुई है। तो उसका आंसर हमने लिखवाया था, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद अ वाइब्रेंट कलरफुल पोएम डिस्क्राइब। आप लोग सुनने के पहले अपना कॉपी भी रखेंगे अपने सामने नोट्स को, और ये सुनेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगा। तो सेकंड का जो हमने आंसर लिखवाया था, उसका आंसर सुनिए, इन द बाजार ऑफ हैदराबाद ए वाइब्रेंट कलरफुल पोएम डिस्क्राइबिंग बाजार्स ऑफ हैदराबाद। यानी कि बाजार हैदराबाद में बहुत सारे कलरफुल जो है, कलर मतलब कलरफुल पोएम डिस्क्राइबिंग, मतलब जो उन्होंने पोएम लिखा वो काफ़ी एकदम दिलचस्प तरीके से, कलरफुल क्या है, एक दिलचस्प तरीके से उन्होंने कलर, यहाँ पर ये नहीं कि रंग रख दिया, उसको रंग को देते हुए कविता को सुंदर और लगे, कलरफुल डिस्क्राइब किया उन्होंने। वाइब्रेंट कलर डिस्क्राइबिंग द बाजार ऑफ हैदराबाद। दिस पोएम वॉज रिटन। अब देखिए इसका बैकग्राउंड क्या बोल रहा है, दिस पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल।
ये ब्रिटिश रूल के समय में ये कविता लिखी गई, जैसा हमने बताया है। When Indian were asked to boycott foreign products, इसमें इस कविता में क्या कहा गया कि आप जितने भी इंडियंस हैं वो आप लोग बायकॉट कीजिए, किसको? इंडियन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। एंड बाई गुड्स फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन बाजार, और जो भी सामान खरीदना है वो आप बाजार से खरीदें, ठीक है। वो इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडियन बाजार है हमारा, जैसे कि सब चीज सामान को छान कर परोस कर बेचा जा रहा है, वो उसको ट्रेडिशन बोलते हैं। उसमें क्या ट्रेडिशन है बेचने का? आज भी बहुत सारे बाजार में देखते होंगे कि वहाँ पड़ा रहता होगा और सारा चीज़ आप देखे होंगे अलग अलग रखा हुआ है, आप सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ इज द मार्केट इन द इंडियन इन द पोएम डिफरेंट फ्रॉम ए मार्केट वी सी अराउंड अस। थर्ड क्वेश्चन में हमने लिखवाया था कि किस तरह से मार्केट जो है, पोएम में जो मार्केट के बारे में बताया गया वो डिफरेंट है जो आज के दौर में, यानी आज के दौर में जो हम मार्केट सब जो देख रहे हैं और उस आज़ादी के समय का जो मार्केट था उस दौर में, आखिर ये दोनों में क्या फ़र्क है? उस समय का मार्केट में क्या था, आज के मार्केट में हम क्या देख रहे हैं? तो बट नेचुरल है, आज के मार्केट में आप सोफिस्टिकेटेड सिस्टम देख रहे हैं, कंप्यूटराइज है, मॉल में जा रहे हैं, हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो रहा है। और पहले के मार्केट में ऐसा नहीं था। पहले के मार्केट में क्या था कि वो सामान के लिए वहाँ गए, थोड़ी दूर पर फिर वहाँ गए, यहाँ पर सारा चीज़ एक जगह मिल रहा है आपको। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस है जिसको हमने इंग्लिश में क्या लिखवाया, उसका एक मीनिंग आप समझिए। इन द बाजार ऑफ हैदराबाद बिकॉज इट्स वेरी बिजी एंड नॉइजी। हैदराबाद के बाजार में बहुत सारे सामान सब बोलते थे, ये लीजिए वो लीजिए वो लीजिए, और इस क्रम में क्या बोलते थे, नॉइजी होता था, बिजी रहता था, क्योंकि सभी लोग एक जगह गैदरिंग होता था, हल्ला गुल्ला नॉइजी होता था, यानी शोरगुल होना शुरू होता था। एंड नॉट एज अट्रैक्टिव एज ए मॉडर्न शॉपिंग, लेकिन वो उतना अट्रैक्टिव नहीं था। अब किसी भी सामान को आप बाजार में देखेंगे और इधर उधर पड़ा हुआ है, मतलब सिस्टमेटिक वे में लोग नहीं बेच रहे हैं, कोई उधर बेच रहे हैं, कोई उधर बेच रहे हैं, कोई इधर बेच रहे हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, बोल रहे हैं, चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, उसकी आवाज़ वो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो ये एक डिसऑर्डर जैसा है। लेकिन आज के दौर में जो मॉडर्न शॉपिंग मॉल है उसमें क्या किया गया, बहुत सारे अट्रैक्टिव शॉपिंग मॉल है, वहाँ देकर आप बहुत शांत हो जाएंगे, बहुत ईजिली आप शांतिपूर्वक कोई भी सामान परचेज करना अपना रख लीजिए, फिर और वहाँ पर जाइए, बिलिंग होगा, फिर आपका हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस था आज में और कल के बाजार में। और कोई भी देयर इज नो ट्रेड क्राई का मतलब है कि किसी भी तरह का, जैसे कि ये सामान ले लीजिए वो सामान ले लीजिए, इस तरह का क्राई तो नहीं होता है मॉल में। तो ये डिफरेंस था पहले के बाजार में और अभी के बाजार में, ठीक है। द मॉल में हैव वेरियस फैसिलिटीज एंड हैव ह्यूज वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि मॉल में बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। आप कोई भी सामान को प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं बाजार में तो बहुत सारे दिक्कत होती है, वो सामान को उसके लिए वहाँ पर जाना है, फलाने सामान के लिए दूसरी जगह जाना है, ये सारा चीज़ एक जगह आपको मिल गया, ठीक है। और बहुत सारे वेराइटीज मिल जाते हैं एक जगह। द बाजार्स आर क्रैम्प्ड एज मेनी पीपुल आर सेलिंग थिंग्स एट द सेम प्लेस। और बाजार में क्या होता है, पूरा एकदम अफरा तफरी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक जगह गैदर हो जाते हैं ना, सेमी प्लेस में सामान को खरीदने के लिए। इन द बाजार वन कैन ऑल्सो बार्गेन वेयर एज इन द मॉल बार्गेनिंग इज प्रोहिबिटेड। ये भी अंतर है कि बाजार में जब हम जाते हैं सामान खरीदने तो वहाँ बोलते हैं ना, मोल जोल होता है, इसका ये रेट है भाई, इस रेट में दो, नहीं तो हम सामान नहीं लेंगे। लेकिन मॉल में अगर हम जाते हैं आज के मॉडर्न मार्केट में तो क्या देखते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पर होता है कि नहीं, सामान फिक्स है, आप अपना लीजिए और जो पसंद आता है तो लीजिए, नहीं लेना तो नहीं लीजिए, यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। गिव द मीनिंग ऑफ मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ अंबर। ये कहता है कि जो मिरर का जो मीनिंग है, जिसमें ये लिखा हुआ है, अब कविता में देखेंगे लिखा हुआ है मिरर्स विथ पैनल ऑफ अंबर्स। ये आखिर इसका मतलब क्या झलक रहा है? आप कविता में स्टैंजेस में देखेंगे कि ये लिखा हुआ है मिरर्स विथ पैनल ऑफ अंबर।
इसका मीनिंग क्या झलकता है वो देखिए आप इसको। इसमें बताता है मिरर सोल्ड बाय द मर्चेंट। इसका मीनिंग समझिए, जो मर्चेंट यानी व्यापारी जो मिरर बेचते हैं किसमें, इन द बाजार। कहाँ बेचते हैं, बाजार में जो मिरर बेचते हैं वो फ्रेम रहता है येलो कलर स्टोन का, पीला कलर का पत्थर नुमा स्टोन, वो फ्रेमिंग किया रहता है। आप देखते हैं ना कि आईने में आजकल देखते हैं कि आईना में चारों तरफ प्लास्टिक जैसा ऐसा फ्रेमिंग किया रहता है, तो वो तो फ्रेमिंग अलग हो गया। लेकिन ये अंबर फ्रेमिंग का यहाँ मीनिंग झलक रहा है कि पीला कलर का जो पत्थर नुमा चीज़ था, क्योंकि उसमें नक्काशी बहुत चलती थी, तो उस समय पत्थर नुमा पीला रंग का कलर का वो मिरर के चारों तरफ फ्रेमिंग किए हुए थे, उसी को यहाँ पर लिखा गया है मिरर्स विथ पैनल्स ऑफ अंबर। इसका मीनिंग झलक रहा है, जो एक स्टोन आता है पीले कलर का, उसी से फ्रेमिंग चारों तरफ किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। हु आर लाइकली टू बाई द ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड एंड डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड। अब देखिए यहाँ पर रिच मेंस ऑफ हैदराबाद लाइक द निजाम एंड नोबल वेयर टू बाई दिस कॉस्टली आइटम्स। देखिए ये जो दिया गया है क्वेश्चन, हु आर लाइकली टू बाई, मतलब कौन किस वर्ग के व्यक्ति, यानी गरीब वर्ग के या मध्यम वर्ग के या लोअर क्लास के, हाँ किस क्लास के व्यक्ति जो है जो ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड और डैगर्स खरीदते थे, हाँ वो ये जो सामान खरीदते थे वो किस मतलब कैटेगरीज के आदमी थे। तो बहुत रिच मैन थे, बहुत पैसे वाले लोग थे, वही ये सब खरीद सकते थे। डैगर्स होता है वो आपको जो नहीं होता है, चाकू देखते हैं डैगर्स, और वो दाबने से खुल जाता है, तो उस तरह का वो बहुत कॉस्टली आता है। ठीक है, नेक्स्ट में दिया है 6 में, नेम 2 आइटम्स ऑफ इंटरटेनमेंट सोल्ड देयर। 2 आइटम्स मतलब इंटरटेनमेंट का 2 मतलब मनोरंजन का 2 साधन, ऐसा आइटम बताइए मनोरंजन का जो हैदराबाद के बाजार में बिकता था, उसका नाम देना है। तो यहाँ दिया है चेसमैन आवरी, 2 सामान बता रहा है यहाँ पर। चेसमैन आवरी आर द 2 आइटम्स ऑफ इंटरटेनमेंट। चेसमैन क्या हो गया, जो आप देखते हैं शतरंज खेलते हैं, वो बिकने का, वो बिकता था इंटरटेनमेंट के लिए। और दूसरा था आइवरी, आइवरी मतलब हाथी दांत से बना हुआ, हाँ उसका चेसमैन और आइवरी जो था वो हाथी दांत से बना हुआ, वो कुछ टॉयज थे, ये सब थे, वो इंटरटेनमेंट का साधन का बनता था। क्वेश्चन नंबर 7 था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गर्डल्स एंड स्कैबर्ड्स। अब ये समझिए गर्डल्स और स्कैबर्ड्स जो वर्ड दिया गया है इसका लिटरली मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पर, ये समझिए। गर्डल्स, आंसर में देखिए आप, गर्डल्स आर द ऑर्नामेंट्स worn around the waist by the dancer। डांसर जो डांस करते थे तो अपने कमर के चारों तरफ में जो ऑर्नामेंट्स, ऐसे कमर जो कमर के चारों तरफ लगाया जाता है ऑर्नामेंट्स के रूप में, मतलब वो लगाते थे ताकि जब वो डांस करते थे तो वो विजिबल भी होता था और अच्छा भी लगता था, वो था। और स्कैबर्ड्स क्या था, आप द सोर्ड केसेस, यानी जो तलवार को जिस म्यान में डाला जाता है, तो स्कैबर्ड्स म्यान को कहते हैं। तलवार को जब आप बाहर निकालते हैं तो म्यान से निकालते हैं, फिर म्यान के अंदर रख देते हैं। तो ये जो रखते हैं, जिस म्यान में रखने वाला जो बना हुआ होता है, ढांचा बना होता है, उसको स्कैबर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो सोर्ड को रखने के काम में आता था, जो राजा लोग रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लूज विंग। इसका मतलब क्या है, कॉमा देकर, इन्वर्टेड कॉमा देकर उसमें बताया गया है कि इसका मीनिंग आप बताइए क्या होता है। तो ये एक फ्रेज होता है, मीन्स दैट द गोल्ड स्मिथ मेक्स स्मॉल गोल्डन बेल्स। ये पूरे लाइन का फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग, इसका लिटरली मीनिंग यहाँ पर देखिए, पढ़िए, लिखा हुआ है दैट द गोल्ड स्मिथ यानी सोनार लोग जो जेवर बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वो गोल्ड स्मिथ मेक्स स्मॉल गोल्डन बेल्स, छोटा छोटा बेल्स बनाते थे, यानी घंटी टाइप का छोटा छोटा सोने का बनाते थे। हाँ, एज डेलिकेट एज द विंग ऑफ ड्रैगन फ्लाई, जिस तरह से ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन उड़ता है और उसका जो डायना से जो है थोड़ा थोड़ा लटका हुआ है, उसका उससे आवाज़ें कुछ आती है, उससे मिलता जुलता आवाज़ निकले,
किससे निकले? These bells are used for the feet of blue pigeons. ये pigeons जो होता है, pigeons हो गया कबूतर, तो ब्लू रंग के कबूतर के जो है उसके पैर में, फीट में ये लगाने के लिए ये बेल्स बनाए जाते थे। तो इतने शौकीन लोग उस वक्त थे, समझिए, बहुत राजे महाराजे लोग भी थे, गरीब भी थे, मध्यम वर्ग भी थे, लेकिन राजे महाराजे लोग भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक दैट द पोएट डिस्क्राइब द इंडियन गुड्स एट द इंडियन बाजार? आप क्या सोचते हैं कि पोएट जो डिस्क्राइब करता है इंडियन गुड्स के बारे में, जो इंडियन बाजार में, किस तरह से डिस्क्राइब करता है? तो बोलता है द पोएट हैज डिस्क्राइब द इंडियन गुड्स एट द इंडियन बाजार बिकॉज ड्यूरिंग द, क्यों इंडियन गुड्स को वो करता है, डिस्क्राइब करता है? क्योंकि पोएट का इंटेंशन था, क्या था इंटेंशन? देखिए, बिकॉज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल British goods were sold in the Indian bazaar instead of Indian manufactured good. उसमें होता था कि इंडिया के बाजार में क्या होता था कि उसका ब्रिटिश गुड बिकता था और इंडियन गुड्स यानी इंडियन सामान बना नहीं बिकता था। तो उसका इंटेंशन था इस कविता के माध्यम से, हाँ, सरोजिनी नायडू ने ये कहने का कोशिश किया और लोगों को कन्विंस करने का कि आप इंडियन गुड्स लीजिए, आप क्यों उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि हमारा भारत आगे बढ़ सके। देयरफॉर द पोएट इज ट्राइंग टू ग्लोरीफाई द इंडियन गुड्स, सब इसीलिए वो बायकॉट करना चाहता है। इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए बातों के साथ वी शैल अपीयर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर दिस।